बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक व्याकरण सुधा का। तो कल हमने इसी का पाठ पढ़ा था, पाठ 6 शब्द रचना। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? संस्कृत के उपसर्ग पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। तो देखिए हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। तो हिंदी के उपसर्ग संस्कृत के उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं, इसलिए इन्हें तद्भव उपसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे उपसर्ग है और यहाँ पे इनके अर्थ है और यहाँ पर उदाहरण है। तो सबसे पहले देखिए पहला उपसर्ग क्या है? अ। तो अ से कौन कौन सा बनता है? कभी नहीं और निषेध। तो इसके उदाहरण क्या है? अछूत, अपढ़, अजर, अमर। इसके बाद देखिए अन। अन का अर्थ क्या होता है? नहीं और अभाव और निषेध। तो इसका देखिए अनपढ़, अनहोनी, अनजान, अनमोल। इसके बाद देखिए क कु यानी कि बुरा और बुरी। कपूत, कुमार्ग, कुपुत्र, कुसंग और कुशाल। तो ये सब किसके हो गए हैं? कु के और क के। इसके बाद है नी, अभाव, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? निकम्मा हो जाएगा, निडर हो जाएगा, निठल्ला हो जाएगा, निहत्ता हो जाएगा। इसके बाद देखिए पर का अर्थ होता है पराया, दूसरा, दूसरी पीढ़ी का। तो ये क्या है उसके उदाहरण? परदेश है, परलोक है, परदाता है, परपोता है। इसके बाद देखिए स का अर्थ होता है सहित, अच्छा। तो इसमें कौन कौन से हैं? सपूत है, सपरिवार है, सबल है। इसके बाद देखिए बिन का अर्थ होता है बिना या निषेध। तो इसके क्या है उदाहरण? बिन बात, बिन ब्याहा, बिन मांगे, बिन कहे। इसके बाद देखिए अध का अर्थ होता है आधा। तो आधा अधपका, अधमरा, अधजला, अधखिला। इसके बाद देखिए भर का अर्थ होता है पूरा और ठीक। इसका उदाहरण है भरपेट, भरमार, भरपूर, भरसक। अब देखिए ये किसके उपसर्ग थे? ये थे हिंदी के उपसर्ग। अब तीसरे नंबर पर आते हैं उर्दू के उपसर्ग। तो सबसे पहले हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े थे, है ना। पहले हमने क्या पढ़ा था? उपसर्ग के कितने पार्ट थे? संस्कृत के उपसर्ग थे, हिंदी के उपसर्ग थे, उर्दू के उपसर्ग थे और संस्कृत के। तो संस्कृत के हमने कल पढ़े थे, आज हिंदी के पढ़े हैं अभी, और अब हम पढ़ेंगे उर्दू के उपसर्ग। उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग। तो ये कौन कौन से होते हैं? हिंदी में उर्दू के अनेक उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। पहले क्या है? खुश का अर्थ होता है अच्छा। तो उदाहरण है खुशबू, खुशखबरी, खुशमिजाज, खुशनसीब। इसके बाद क्या है? कम का अर्थ होता है थोड़ा। तो कहते हैं ना कम अकल, कम उम्र, कमज़ोर। इसके बाद है गैर का अर्थ होता है अलग। तो इसमें क्या है उदाहरण? गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर, गैर मर्द। इसके बाद है दर का अर्थ होता है में। तो दरमियान, दरअसल, दर हकीकत, दरकार और दरकिनार। तो ये कौन कौन से थे? ये थे दर के। इसके बाद देखिए ना का अर्थ होता है अभाव। तो यहाँ पे देखिए नाखुश हो गया, नालायक हो गया, नासमझ हो गया, नाजायज़ हो गया। इसके बाद देखिए ब का अर्थ होता है के साथ या से। तो इसमें कौन कौन से हैं? बनाम है, बदौलत है, बखूबी है, बगैर है। इसके बाद देखिए बद का अर्थ होता है बुरा। तो इनमें कौन कौन से हैं उदाहरण? बदनाम, बदमिजाज, बदकिस्मत, बदतमीज। इसके बाद देखिए ला का अर्थ होता है नहीं या अभाव। अब देखिए इसमें कौन कौन से हैं? ला इलाज, लावारिस, लापरवाह, लाजवाब। इसके बाद देखिए कौन सा है? हम का अर्थ होता है आपस में, साथ या समान। इसमें देखिए कौन कौन से उदाहरण हैं? हम शक्ल हैं, हम वतन हैं, हम दर्द है, हम उम्र है। इसके बाद देखिए हर का अर्थ होता है प्रत्येक। इसमें कौन कौन से उदाहरण हैं? हर एक है, हर साल है और हर वक्त है। इसके बाद देखिए बे का अर्थ होता है बिना या अभाव। इसमें कौन कौन से उदाहरण हैं? बेइज्जती है, बेईमान है, बेहिसाब है, बेखटके हैं। इसके बाद देखिए ये कौन से थे? उर्दू या अरबी या फारसी के उपसर्ग। इसके बाद है उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के प्रमुख अव्यय। इसके बाद कौन से होते हैं? अव्यय। तो संस्कृत के अव्यय अंतर का अर्थ होता है भीतरी। उदाहरण देखिए अंतर्यामी, अंतरात्मा, अंतरराष्ट्रीय। इसके बाद है
बहिष, बहिष का अर्थ होता है बाहर, तो इसको क्या है उदाहरण, बहिष्कार। अध, अध का अर्थ होता है नीचे, तो उदाहरण क्या क्या है, अधोगति है, अधोपतन है, अधोमुखी है। इसके बाद देखिए बहिर, बहिर का अर्थ भी बाहर ही होता है। यहाँ पे देखिए ब का अभाव, ठीक है बच्चों, बहिर का अर्थ बाहर, बहिर्मुखी और बहिर्गमन। अब इसके बाद देखिए अ का अर्थ होता है अभाव, तो अभाव यानी कि अकाल, अशोक, अज्ञान, जहाँ पे शोक की कमी हो उसे कहते हैं अशोक। स्व, स्व का अर्थ होता है अपना, इसमें कौन कौन से उदाहरण हैं, स्वतंत्र है, स्वजन है, स्वराज है, स्वरचित है। इसके बाद देखिए स्वयं, स्वयं का अर्थ होता है अपना, तो अपना के उदाहरण हैं स्वयं सेवक, स्वयंवर, स्वयंचालित। इसके बाद देखिए पुरा, पुरा का अर्थ होता है पुराना या पहले, तो इसके कौन कौन से उदाहरण हैं, पुरातन है, पुरातत्व है, पुरालेख है। इसके बाद देखिए अंतः, अंतः का अर्थ होता है भीतरी, अंतःकरण, अंतःपुर। इसके बाद है सह, सह का अर्थ होता है साथ, तो ये कौन कौन से हैं, सहपाठी है, सहोदर है, सहचर है। अब इसके बाद देखिए बच्चों अंग्रेजी के उपसर्ग, तो अभी तक हमने किस किस के उपसर्ग पढ़े हैं, हमने संस्कृत से पढ़े हैं, हमने जो है हिंदी के पढ़े हैं, हमने उर्दू और फारसी के पढ़े हैं, और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले अव्यय पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग, तो अंग्रेजी में भी कुछ कुछ उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, जैसे असिस्टेंट, असिस्टेंट कौन होता है, सहायक। अब देखिए उदाहरण असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कलेक्टर। इसके बाद है चीफ, चीफ का अर्थ होता है मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। इसके बाद है डिप्टी, डिप्टी का अर्थ होता है सहायक, तो डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। इसके बाद है जनरल, जनरल का अर्थ होता है मुख्य, तो जनरल मैनेजर। इसके बाद देखिए हाफ, हाफ का अर्थ होता है आधा, तो हाफ पैंट, हाफ टाइम। इसके बाद देखिए हेड, हेड का अर्थ होता है मुख्य, तो हेड क्लर्क हो गया है और हेड मास्टर हो गया है। इसके बाद देखिए सब, सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे। कौन से इनके उदाहरण देखिए, जज, सब जज साहब, सब रजिस्ट्रार, तो पहला क्या है सब जज और दूसरा सब रजिस्ट्रार। इसके बाद देखिए वाइस, वाइस का अर्थ होता है उप, तो वाइस कैप्टन, वाइस प्रिंसिपल। तो ये सब क्या हैं, ये उदाहरण हैं अंग्रेजी के उपसर्ग के। तो समझ में आया बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़े हैं, उपसर्ग पढ़े हैं। इसके बाद जो है कल हम अध्ययन करेंगे प्रत्यय का, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको ये अच्छा पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।